अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। इस वक़्त जब मैं ये बोल रहा हूँ, इस वक़्त पाकिस्तान में 12 जनवरी 2024 के साढ़े 11 बजे का यानी सुबह के साढ़े 11 बजे का तकरीबन वक़्त है। मुझे बहुत शक है, मुझे बहुत गुमान है और मुझे बड़ा अफ़सोस है कि जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा और आप इसे देख रहे होंगे, तो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ऐन मुमकिन है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ का बल्ला एक बार फिर छीन चुके होंगे। इसकी अहमियत क्या है, मुझे इस पे क्यों इतना एतमाद है, इतनी बदनसीब किस्म की खबर पे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक रात पहले ही काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, जो वैसे किसी पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए बड़ी देर लगाते हैं और अजीबो-गरीब किस्म की पिटीशंस को सुनते रहते हैं, जिनका ताल्लुक माज़ी से है, उन्होंने इस पिटीशन को रातों-रात ही लगा दिया बेंच में और अपने ख़ास जो उनके एतमाद के जज साहिबान हैं, जैसे मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और मुसर्रत हिलाली साहब हैं, यानी उन्होंने कुछ चांस नहीं रखा यहाँ पर, उन्होंने उन्हीं दो साहिबान को, वरना वो यहाँ पर गलती से अगर अतर मनल्ला साहब को ले आते, मंसूर अली शाह साहब को ले आते, एजाजुल एहसन साहब तो आपको पता है कि रिज़ाइन कर चुके हैं, मुनीब अख्तर को ले आते, आयशा मलिक को ले आते, ऐसा कोई खतरा जो है वो काजी फायज ईसा साहब ने नहीं लिया और उन्होंने बड़ा एक सेफ किस्म का बेंच जो है वो क्रिएट किया है, जो उनकी मर्जी के हिसाब से एक फैसला देगा और वो फैसला सिर्फ ये होगा कि टेक्निकल बुनियादों पर तहरीक इंसाफ का बल्ला छीन लिया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जनवरी 2024 को जो फैसला किया, वो फैसला पेशावर हाई कोर्ट नहीं कर सकता था। फलां, 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 फलां किस्म की तहकीक की बुनियादों पे इससे पहले फलां, 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 फलां किस्म के फैसले जो हैं, वो हुए थे। इसकी तफ़सीलात क्या है? इस पूरी पिटीशन के अंदर आर्गुमेंट्स क्या हैं? क्यों मैं इतना पुरएतमाद हूँ और कितना मैं इतनी फ़िज़ूल बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन 2 डेवलपमेंट्स और हैं इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की। एक शायद आप सुन चुके हों कि अमेरिका और बर्तानिया ने एक बहुत बड़ा फ़ज़ाई हमला किया है, जिसमें उन्होंने अपने सबमरीन नेवल एसेट्स को इस्तेमाल किया यमन के साहिल के ऊपर, हूथीज़ के ऊपर। हूथीज़ कई दिनों से रेड सी में उन्होंने बेतहाशा ड्रोन स्ट्राइक्स किया, रॉकेट फायर वगैरह किए हुए थे, मिसाइल फायर किए थे, जिससे कि वो इंटरनेशनल जो एक मैरीटाइम ट्रेड है, उसको डिसरप्ट कर रहे थे। वो गाज़ा के फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए कर रहे थे। इसराइल के खिलाफ उनकी एक पोज़ीशन थी। सो अमेरिका और बर्तानिया ने हूथीज़ के ऊपर एक बड़ा भरपूर किस्म का नेवल एंड एयरबोर्न अटैक किया। ठीक, ये तो हो गई बात। इसमें सिर्फ हैरत की एक बात है, ये होना तो था ही ये अटैक, क्योंकि वो रेड सी में उन्होंने खासा तूफ़ान खड़ा किया हुआ था। लेकिन इसमें जो यानी हैरानगी की बात है, वो ये कि अमेरिका के साथ-साथ बर्तानिया ने भी ये हमला किया है। और ये हैरानगी मैं थोड़ी-सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बिकॉज़ अमेरिका ने अगर हमला करना था, ज़ाहिर है कि इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमला किया गया है, तो इसमें बर्तानिया की कोई ज़रूरत नहीं थी। बर्तानिया को अमेरिका इसलिए साथ लेके जाता है ताकि ये तासुर कायम रखा जा सके कि ये कोई इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड किस्म की एफर्ट जो है, वो की गई है। इसमें कोई बैनुल-अक़वामी कंसेंसस था, इसकी कोई इख़लाक़ी जवाज़ था, अमेरिका का कोई इत्तेहादी भी था, वरना अमेरिका को बर्तानिया के जहाज़ों की और बर्तानिया के सबमरीन्स की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका तन-तनहा दुनिया में जहाँ पर भी हमला करना चाहे, वो कर सकता है। बर्तानिया क्यों हर जगह अमेरिका के साथ चल पड़ता है? उसकी वजह ये है कि इन्हीं हरकतों की वजह से बर्तानिया ने पाकिस्तान जैसे मासूम लोगों को और दुनिया भर की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ये यकीन दिलाया हुआ है कि बर्तानिया भी कोई फ़ौजी अस्करी किस्म की ये बड़ी ताकत है। हकीकत ये है कि अगर अमेरिका की फ़ौजी ताकत बर्तानिया के साथ ना खड़ी हो, तो ब्रिटेन जो है वो शायद बांग्लादेश या नेपाल वगैरह से भी कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तौर पर लड़ नहीं सकेगा। ये तो एक डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहाँ अब से चंद घंटों में यूरोप में जब दिन शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान से यूरोप मेरा ख़्याल है 4 घंटे पीछे है या 3 घंटे पीछे है हेग। तो वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इसराइल अपना डिफेंस पेश करेगा। इससे पहले, 1 दिन पहले साउथ अफ्रीका के वकील जो हैं, उनके जो लॉयर्स हैं, वो एक बड़ा भरपूर केस इसराइल के खिलाफ डेवलप कर चुके हैं कि इसराइल गाज़ा में जो कुछ कर रहा है, वो जीनोसाइड है, वो नस्ल-कुशी के ज़ुमरे में आता है। और इसमें जो स्मार्टनेस की है साउथ अफ्रीका के वकीलों ने, कि उन्होंने इसराइल की जो टॉप लीडरशिप है, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, उनकी वॉर कैबिनेट के जो लोग हैं, उन्हीं की स्टेटमेंट्स को उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रख दिया है, जहां उनकी हर स्टेटमेंट ये कहती है कि सारे फ़लस्तीनी जो हैं वो मुजरिम हैं, हमें सबको ख़त्म करना है, हमें इनको यहाँ से निकालना है, इनको निकाले बगैर कोई चाराकार नहीं। अब ये भी ज़हन में रखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसके पास कोई इम्पोज़िशन नहीं है। वो अपने किसी भी हुक्म को, अगर वो इसराइल के खिलाफ कोई हुक्म करता है, या वो कहता है कि इसराइल ने जीनोसाइड किया है, या वो कहता है कि इसराइल जनबंदी करे गाज़ा में फ़ौरी तौर पे,
तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई आर्म नहीं है, उसके पास कोई फौज नहीं है जिसको वो भेज सके। फौज किसी के पास भी नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी अगर करारदाद हो, किसी दिन ये भी हो जाएगा कि करारदाद मंजूर भी हो जाएगी, तो ये पोल भी खुल जाएगा कि उस करारदाद को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई ताकत जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी। कौन जाके लड़ेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की किसी रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो फिर इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि इखलाकी तौर पर इसराइल के ऊपर बहुत शदीद दबाव है। और जो साउथ अफ्रीका की हुकूमत है वो केस खाली ये नहीं बना रही कि इसराइल ने जीनोसाइड किया है और इसराइल को सेंसर किया जाए। वो कह रहे हैं कि इसराइल जो कर रहा है ये जीनोसाइड है और इसे रोकने की जरूरत है। तो इसका जो मुमकिन एंड रिजल्ट हो सकता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इस बहस के नतीजे में और जो दबाव जनरेट होता है उसमें इसराइल को अपनी जंग के तरीकाकार को बदलने की जरूरत पड़ी। ये तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट थी, मैं चाहता था कि आपके गोशगुजार जो है वो कर दिया जाए। अब इस सूरत हाल पे आ जाते हैं कि जो बेंच बनाया गया है, इस बेंच से पहले मैं छोटा सा आपको एक वाकया सुनाऊं कि बहुत मशहूर ऑथर गुजरे हैं पाकिस्तान में भी, बहुत लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं। उनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, जिनकी बहुत मशहूर किताब है गार्सिया की 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड बड़ी मुश्किल किताब है, वैसे मशहूर किताब बहुत है, उसमें नोबेल प्राइज भी मिला, लोग उसकी तारीफें भी बहुत करते हैं। लेकिन इस किताब को समझना कोई आसान काम नहीं है। मैंने इसे 2 दफ़ा बड़ी मेहनत से पढ़ा था। इसमें एक कैरेक्टर है, इसमें कई कैरेक्टर हैं, लेकिन इसमें एक मेन कैरेक्टर है कर्नल बोयंदिया। ये बोयंदिया फैमिली के हवाले से है। इस किताब में बार बार कई कर्नल कैरेक्टर्स आते हैं और सारे कैरेक्टर्स कर्नल हैं। जब मैंने ये नॉवल पढ़ा तो, और ये बहुत मशहूर नॉवल है, इंसानी तारीख का कहते हैं कि 20वीं सदी की जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर हैं उसमें 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड का जो है उसमें उसको शुमार किया जाता है। तो इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स कर्नल हैं, इसमें कोई कैप्टन नहीं है, इसमें कोई मेजर नहीं है, इसमें कोई ब्रिगेडियर भी नहीं है, इसमें कोई जनरल भी नहीं है। तो मुझे इसकी बड़ी मतलब हैरत होती थी, क्या वजह है कि सारे कैरेक्टर्स कर्नल ही हैं। तो फिर मैंने इसका कोई रिव्यू पढ़ा तो उसमें पता चला कि इसमें जो फिगर ऑफ अथॉरिटी है उस सोसाइटी के अंदर वो कर्नल है। मुझे लगता है कि अगर आप गार्सिया के लेंस से असर हाजिर के पाकिस्तान को देखें तो आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान में भी सारे कर्नल ही हैं। एक जनरल है, जनरल आसिम मुनीर साहब, द ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जनरल हैं। बाकी सारे कर्नल हैं और कुछ कर्नल्स ऐसे हैं, अब कहने को वहाँ पे लिeutenant जनरल्स भी हैं, वहाँ मेजर जनरल्स भी हैं, ब्रिगेडियर्स भी हैं। वो सब अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ब्रिगेडियर हूँ, मेजर जनरल हूँ, लिeutenant जनरल हूँ। लेकिन असल में सारे कर्नल ही लेवल के हैं, बिकॉज सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो जनरल साहब ही एक्सरसाइज करते हैं और जनरल सिर्फ एक होता है। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना हुआ, जिसमें जिसमें डीपीओज हैं, जिसमें कमिश्नर्स हैं, जिसके अंदर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, जिसमें फेडरल सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं। ये सारे भी कर्नल ही हैं इस सिस्टम के अंदर। ये भी बस तरह से फिगर ऑफ अथॉरिटी हैं, वो वही काम करते हैं जो कर्नल ने करना होता है। और अब इसमें मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी शामिल हो गए। तो ये जो बेंच बनाया है जनाब काजी फायज ईसा साहब ने, 3 मेंबर बेंच है जिसमें वो खुद भी शामिल है, इसको आप एक कर्नल बेंच के तौर पे ही समझ सकते हैं। इसमें कर्नल कर्नल ईसा, कर्नल फायज अली, कर्नल फायज ईसा, कर्नल फायज ईसा हैं इसमें, कर्नल मुसरत हिलाली हैं इसके अंदर, और कर्नल इसके अंदर मोहम्मद अली मजहर है। तो जो तीनों कर्नल्स हैं इन्होंने मिलकर एक ही फैसला करना है कि इन्होंने कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो तकनीकी बुनियादों पर ठीक नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट इस किस्म का फैसला नहीं कर सकता था। देयरफॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है जिसमें तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया है और उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सर्टिफिकेट को इशू नहीं किया गया, उनकी रिजर्व सीट्स उनको नहीं मिल सकेंगी, उनके पास बल्ले का निशान नहीं होगा, वो एक सियासी जमात की हैसियत से इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। इस ऑर्डर को, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को बहाल कर दिया जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब हो सकता है जब तक मैं आप तक की मेरी वीडियो आप तक पहुंचे ये चीज़ हो भी गई हो या होने वाली हो या उसके 1-2 घंटे में हो जाएगी, लेकिन होगा ये। तो फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि इसके लिए इतना महंगा वकील जो है, जो कहा जा रहा है कि बहुत ही ओ हो पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा वकील जो है जनाब मखदूम अली खान साहब, जो पहले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रह चुके हैं, बड़े मंजे हुए आदमी हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, उनके लायक फायक होने में किसी को शक नहीं है। सिर्फ ये है कि हर किस्म का गंदा घटिया केस लेने के लिए मखदूम अली साहब जो है वो तैयार हो जाते हैं। ये केस भी उन्होंने ले लिया जो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ एक साजिश है। पाकिस्तान के लोगों के जमहूरी हक के ऊपर यहाँ पर एक डाका डाला जा रहा है, एक जुर्म किया जा रहा है। और मखदूम अली खान साहब जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत इज्जत भी कमाई, बहुत पैसा भी कमाया, क्या मजबूरी है कि मखदूम अली खान साहब इतना गंदा घटिया केस ले रहे हैं? शायद मखदूम अली खान साहब के मेरी आवाज़ पहुंचाएं, उनके आगे पीछे कोई उनके घर में बंदा हो, कोई उनका बेटा हो, कोई बेटी हो, जो उनसे पूछे कि अब्बा इतना गंदा कमीना जलील किस्म का केस जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ एक जुर्म किया जा रहा है, पाकिस्तान की 24 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, आप ये केस क्यों ले रहे हैं? भले उनको लिया क्यों है? ये बड़ी हैरानगी की बात है, लेने की क्या जरूरत थी जब आपने पहले ही
डिसाइड कर लिया है, कर्नल काजी फायज ईसा साहब ने, कर्नल मुशर्रत हिलाली ने, कर्नल मोहम्मद अली मजहर ने, तो एक डन डील है कि जो जनरल साहब ने कहा है वही उन्होंने, कर्नल साहिबान ने फैसला करना है। तो फिर इसमें इतना महंगा वकील लेने की क्या जरूरत है? ये तो आप सड़क से कोई भी बार एसोसिएशन का, डिस्ट्रिक्ट बार का कोई भी वकील 1,000 भी 5,000 भी वकील ले लेते तो भी ज़ाहिर रिजल्ट यही आना था। कोई भी ले लेते, वकील लेने की क्या जरूरत है? किसी टीवी एंकर को ले जाते, जो सारे जाते हैं बलोच लोगों के इंटरव्यू करने के लिए, उनमें से किसी को ले जाते, वो भी केस प्रेजेंट कर देते, ईसीपी के खुद ही कोई आके प्रेजेंट कर देता डीजी लॉ, तो भी ज़ाहिर फैसला तो यही होना था। इसमें मखदूम अली खान साहब की आर्गूमेंट देने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं, जो सारे इदारे हैं, इनके जहनों में जो बेसिक असम्पशन है वो ये कि पाकिस्तान के सारे लोगों के माथे के ऊपर बड़ा बड़ा चे लिखा हुआ है, और जब ये इनको देखते हैं, इनको उसमें से गोल्डन शक्ल में एक चमकता हुआ चे नजर आता है, उनको समझते हैं कि सारे बेवकूफ हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो महंगा वकील करने का मतलब यह है कि जनाब बड़े तकनीकी किस्म के आर्गुमेंट थे, वहां पर बड़ी बहस हुई, उन्होंने आके बड़े कॉन्स्टिट्यूशन किस्म के दलाइल दिए। माय फुट दलाइल कुछ भी नहीं है, मैं आपको भी बता देता हूँ कि दलाइल क्या है। दलाइल इनके ये हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है, उसके फला 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 सेक्शन को 157 को 158 के साथ मिला के, 215 और 216 और 214 और 210 को मिला के, फला चीज़ के साथ मिला के पढ़े, तो उसकी रूह से जो है वो ये पता चलता है। और देयरफॉर उसकी पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त किस्म की खिलाफवर्जी कर दी है। एक दूसरा ये कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो एक टेरिटोरियल कोर्ट है, उसने एक ऐसा फैसला कर दिया है। इलेक्शन कमीशन एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, पेशावर हाई कोर्ट एक टेरिटोरियल कोर्ट है, वो एक सूबे तक है। उसने एक ऐसा फैसला कर दिया जिसका इतलाक हर जगह होता है। इलेक्शन कमीशन का टाइम बड़ा ज़रूरी है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के मामला में बिल्कुल आज़ाद है। इन अदर वर्ड ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले को किसी भी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बहुत से ऐसे फैसले कर रखे हैं जिसकी यहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इस किस्म की चंद तकनीकी किस्म के आर्गूमेंट जो डॉन अखबार के अंदर, ट्रिब्यून अखबार में छापने में बहुत अच्छे लगते हैं, हकीकत क्या है? हकीकत इस केस से, और जितनी ले दे हो चुकी है गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इस बल्ले के इशू के हवाले से, 2 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गए, 3 हफ्ते हो गए, इससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पता चलती है कि चौधरी निज़ामुद्दीन का जो निज़ाम है, अपने तमाम तर जुल्म, अपने जबर, अपनी फैशलिज्म के बावजूद एक ऐसा इलेक्शन नहीं करवा पा रहा जिसमें अगर तहरीक इंसाफ के हाथ में उसका बल्ला हो, उसकी सियासी आइडेंटिटी हो। यानी बल्ला का मतलब यह है कि उनके पास एक आइडेंटिटी हो, वो एक सियासी जमात की हैसियत से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो चौधरी निज़ामुद्दीन का पूरा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो उसे बता रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ को एक इलेक्शन में सियासी जमात और इकाई की हैसियत से जाने का मौका मिला, तो फिर हम इलेक्शन को रिग नहीं कर सकेंगे, मैनेज नहीं कर सकेंगे, और हमने नवाज शरीफ साहब को जो 150, 30, 130, 120, 110 के 90 सीटें देनी है, वो हम उनको नहीं दे सकेंगे। और हमने पूरा का पूरा जो खड़ाक और पूरा मंसूबा बना रखा है कि नवाज शरीफ को इतनी सीटें देनी है, इतनी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को देनी है, इतनी हमने परवेज खटक साहब को देनी है, इतनी हमने इंडिपेंडेंस को देनी है, इस किस्म की हमने हुकूमत बनानी है, ऐसे इलेक्शन हमने करवाने हैं, उसका हमने अप्रूवल लेना है अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोपियन यूनियन से, वो हम नहीं कर सकेंगे। इतनी सी बात पता चलती है, और उसके अंदर हमारे जज साहिबान जो हैं, सारी गलत क्या गया, कर्नल साहिबान जो हैं जो अदालतों में बैठे हुए हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज गुज़िश्ता 48 घंटे में जिस तरह से जज साहिबान के इस्तीफे लिए गए, पहले मज़ाहिर अली अकबर नकवी का, और जिस तरह से फोर्स किया गया इजाजुल एहसन साहब को, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान महज एक बिल्डिंग रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आप मगफरत की दुआ कर सकते हैं कि ये मरहुमा जो थी, इसने इंसाफ की खातर कभी भी कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं की, और जब कभी भी थोड़ी बहुत होशियारी आई, ये कोशिश की, तो मरहुमा को मुंह की पड़ी, और इन द एंड मरहुमा की रहलत हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक पत्थर की बनी हुई खूबसूरत सी बिल्डिंग है, जिसको अगर आप अजायब घर में कन्वर्ट कर दें, उसका एक टिकट लगा दें 10 रुपए का, ताकि लोग उसको जाके देख सकें कि यहाँ कभी एक अदालत हुआ करती थी। बाकी सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल कुछ नहीं बचा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब उसी लेवल में जा चुकी है। 11 जनवरी के ये जो पिछले 48 घंटे में जिस तरह से जो कुछ हुआ, और ये हो रहा था मसलसल, जो 1997 में जब नवाज शरीफ साहब ने पहले कुछ किराए के गुंडे लेकर जो डिप्टी कमिश्नर्स की मदद से सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया, उसके बाद बेंच खरीदे, जो मशहूर केस है कोयटा बेंच केस, और यूं सुप्रीम कोर्ट को स्प्लिट कर दिया था और उसकी तमाम तर अथॉरिटी खत्म कर दी थी, और एक ऐसी अदालत क्रिएट की थी जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल कंट्रोल हासिल था। तो 1997 से लेकर अब तक गुज़िश्ता 25 बरस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड कवर किया था, और उसने थोड़ा सा अदालत लगना शुरू कर दिया था, उसमें वो दोबारा से उसकी वही हैसियत हो चुकी है जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत होती थी। और मैंने अपने ट्वीट्स में बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, आप मुझसे कोई गिला नहीं कर सकता कि मैं शुरू से ये नहीं बता रहा था। मैंने अप्रैल 2022 से कहना शुरू कर दिया था
कि उमर अता बंदयाल साहब ने जिस किस्म के फैसले किए बुजदिली की वजह से, प्रिंसिपली वो स्टैंड ना ले सके उस वक्त। अप्रैल में अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देते और वो स्टैंड ले सकते थे, उस वक्त उनके पास इतनी ताकत थी, इतनी मॉरल अथॉरिटी थी कि थोड़ी सी अगर उमर अता बंदयाल, इजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, मंसूर अली शाह साहब या अतर मंडला साहब को विजन होता, हिम्मत होती, ये स्टैंड लेते तो पाकिस्तान में जमहूरियत भी बचती, इस मुल्क का ये हशर ना होता, और सबसे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खुदकशी और उसकी तबाही ना होती। लेकिन आज पाकिस्तान में बदकिस्मती से इन जज साहिबान की नाआकबत अंदेशी की वजह से कोई सुप्रीम कोर्ट की तरह की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाहर आप क्लर्क ले जाके उससे कोई भी फैसला, वहां पे ऐसे कंप्यूटर बैठा दें कोई, वहां कंप्यूटर से फैसला ले लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्लर्क से, तो भी एक ही बात होगी। फिर कुछ घंटों में आपसे मुलाकात होती। थैंक यू।